हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 23 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आईरेडा। आइए समझते हैं कि ये आईरेडा क्या होता है। तो आईरेडा जो है वो बेसिकली एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, कैसे हम किसी कंपनी को मिनी रत्न बोलते हैं इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली मिनी रत्न कंपनी होने के लिए आपका एनुअली एनुअली मतलब होता है हर साल। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में जो आपकी टोटल प्रॉफिट होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली ईयरली आप लास्ट 3 इयर्स से 30 करोड़ जो प्रॉफिट है अगर वो आप निकालते हैं, और मोर ओवर आप एक पीएसयूज है, मतलब एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो आपको दर्जा दिया जाता है मिनी रत्न का। ठीक है, तो जो टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं आईरेडा, वो एक मिनी रत्न कंपनी है। मोर ओवर ये जो है, मैं जैसे मैंने बोला, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी से ये स्टैब्लिश हुई है 1987 में। मोर ओवर ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे एनबीएफसी का दर्जा दिया है। एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि ये बैंक तो नहीं है, लेकिन इसका काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक लोन जैसी चीज को प्रोवाइड करना। तो ये किसको फाइनेंस करती है? तो बेसिकली ये फाइनेंस करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि रिलेटेड है किससे? तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, या एनर्जी इफिशियंसी या कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्या मोटो है इसका? मोटो है एनर्जी फॉर एवर। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो हम आज के डेट में मोस्टली यूज कर रहे हैं अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, कोल, ये सब चीजों से रिलेटेड, तो उसका क्या है, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसका मास यूजेज हो रहा है। और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में वो पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए एनर्जी सोर्स नहीं बचेगा। तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट है उसने ये टारगेट सेट किया है कि आने वाले 2030 तक, ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है, जो रीन्यूएबल एनर्जी है उस पे हम 40% जो हमारा अभी एनर्जी डिमांड है टोटल कंट्री का, वो हम रीन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही इसका भी मोटो है, दैट इज एनर्जी फॉर एवर, ऐसा एनर्जी जो फॉर एवर रहे। ठीक है, अभी हम समझेंगे स्टूडेंट कि ये जो पूरा आईरेडा है, जो हमने इस कंपनी को समझा, ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसके साथ? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, MNRE के साथ। इसी सबसे रिलेटेड कि ये जो परफॉर्मेंस हमारी कंट्री में हो रहा है रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, उसको देखा जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। ठीक, स्टूडेंट, जो वायरस होता है ना, ये बहुत ही डिफरेंट होता है अदर पैथोजन से। जैसे जो हमारे अदर पैथोजेंस होते हैं वो भी बहुत हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, या फिर आप बोलिए कोई पैरासाइट्स हो गया। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन वायरस का मैकेनिज्म अलग है। ये जब आपके बॉडी के बाहर होता है तो ये एज अ नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही ये आपके बॉडी के अंदर जाता है तो ये आपके सेल को अटैक करके उसके हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि इसका अलग अलग म्यूटेशन बनता है, मतलब इसका कोई एक म्यूटेशन नहीं है जिसका आप कोई ट्रीटमेंट बना लें। तो इसीलिए वायरस की कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन हमारे सामने अवेलेबल नहीं है। इसकी चाहे तो प्रिकॉशंस हो सकते हैं, चाहे तो कोई वैक्सीन दिया जा सकता है, लेकिन इसका कोई मेडिसिन बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये म्यूटेट करते हैं, सेल में जाने के बाद उस हिसाब से बिहेव करना शुरू करते हैं। आपने कोरोना वायरस में देखा होगा, HIV में आप देख रहे हैं। तो ये जितने भी वायरस रिलेटेड डिजीज है इनका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हम समझेंगे कि ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस क्या है। तो बेसिकली ये एक चाइल्डहुड इलनेस है और एक रेस्पिरेटरी वायरस है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी वायरस किसको होता है? तो ऐसे बेबीज को होता है जो कि 6 मंथ से यंगर है, मतलब कम उम्र के हैं, या ऐसे लोग जो 65 ईयर्स ऑफ एज को क्रॉस कर चुके हैं, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या कोई क्रोनिक लंग डिजीज है, उनको ये होता है। इसमें माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं,
या फिर ऐसा सीवियर इन्फेक्शन होता है जो कि न्यूमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करे। ठीक है, ब्रोंक्योल्स क्या होता है, तो बेसिकली ये जो हमारा लंग्स होता है इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, और उस ब्रांचेस पे ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, तो इन ब्रांचेस को ही हम ब्रोंक्योल्स कहते हैं। और जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्योलाइटिस, मतलब ब्रोंकाइल्स में होने वाला डिजीज ब्रोंक्योलाइटिस। ठीक, ये जो एल्वियोलाई है यही हमारा गैसियस एक्सचेंज पॉइंट है, जहां से हम ऑक्सीजन बॉडी को देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड यही देता है। ठीक है, तो इसी में इन्फेक्शन हो जाता है। इसका ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन इसका पर्सन टू पर्सन होता है। कैसे? बाय एयर, मीन्स ये एयरबॉर्न है। अगर कोई कफ कर रहा है या स्नीज हो कर रहा है तो, या अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, कोई बच्चा है, ठीक है, उसके आप फेस को छू रहे हैं, ठीक है, तो आपको हो जाएगा। या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या सरफेस जिसपे ऑलरेडी ये वायरस प्रेजेंट है, अगर आप उसको टच करते हैं, फिर अपने आईज या नोज किसी को टच करते हैं, तो ये वायरस आपको हो जाएगा। ये रिस्पायरेटरी सिंस्टियल वायरस जो है ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में रहने का इसका कारण है कि यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है इसके वैक्सीन को। ठीक है, तो इसीलिए ये हेल्थ के हिसाब से एक बहुत अच्छा न्यूज है हमारे लिए कि ऐसा कोई वैक्सीन बन गया है जिसको यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव भी कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम दिबांग को समझेंगे कि दिबांग क्या है। ठीक है, बेसिकली दिबांग एक रिवर है। ये रिवर कहाँ से जाती है? तो आप यहाँ पे मैप पे देखिए, ये ब्रह्मपुत्र की लोकेशन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश को होते हुए असम, ये देखिए ये असम के बीचों बीच होते हुए जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिवर है दिबांग जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्मपुत्र को कनेक्ट करती है। तो बेसिकली ये जो दिबांग है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये जो रीजन है जो कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक छोटा सा जो जगह है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दिबांग रिवर। और जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दिबांग रिवर पे ही एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसका टोटल नाम पड़ा है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये बेसिकली क्या है? ये एक फ्लड कंट्रोल, मतलब फ्लड से बचाने वाला, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला ये एक प्रोजेक्ट है, जो कि दिबांग रिवर जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, उस पे बनाया गया है। ये बिगेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी है इंडिया का जो बन रहा है। ये 2880 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का है। और इसको डेवलप किया है किसने? तो एनएचपीसी, मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है। ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि ये जो एनएचपीसी है जिसने ये दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया है, उसने रिसेंटली क्या किया है? एक पैक्ट साइन किया है राइट्स के साथ। राइट्स क्या है? राइट्स है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। क्या है ये रेल जो हमारी रेलवेज है उसका ये एक सब ब्रांच है। तो उसके साथ इसने रिसेंटली क्या किया है? एक पैक्ट साइन किया है जिसमें ये बोला गया है कि जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करें? ये जो है इसके ऊपर ठीक है, तो ये जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऊपर इसने बात की है एक रेलवे साइडिंग बनाने की। तो बेसिकली रेलवे साइडिंग क्या होता है? एक एग्जिस्टिंग जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर एक एक्सटेंशन जैसा बनाया जाता है, ताकि सिर्फ एक रेल जो है या एक ट्रेन जो है सिर्फ वो पास ना कर सके, टाइम आने पे दो जो ट्रेन है वो भी पास करे। मान लीजिए ये जो एक ट्रेन है ये 600 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये 400 किलोमीटर पर आवर से, तो एक साइडिंग बनाने से क्या फायदा होता है कि ये जब तक स्लोली इस पे जाएगी ये फास्ट मूविंग ट्रेन निकल जाएगी, तो एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन जा सकती हैं। इससे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगा लोगों का। मोर ओवर इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। समझेंगे ये ट्राई क्या है। ठीक है, तो ट्राई बेसिकली क्या है? ये जो बॉडी है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1977 के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्या पर्पस है?
तो जो भी टेलीकॉम सर्विसेज है इंडिया में उसको ये रेगुलेट करती है। मतलब हुआ कि ये फ्रेम करती है रेगुलेशन, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज, ठीक है, रिलेटेड टू जो भी आप टैरिफ्स पे कर रहे हैं टेलीकॉम से रिलेटेड, या जो भी आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रहा है उससे क्या रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। मोरोवर एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम को भी ये देखती है, ठीक है। ये जो है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, ये गवर्नमेंट जो है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो डायरेक्शन इशू करता है जो ट्राई को बाइंड करता है, और ये फुल्ली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। समझेंगे कि ये ट्राई जो है वो न्यूज में क्यों रहा अभी। तो न्यूज में रहने का ये रीजन है कि ये जो ट्राई है हमारा, उसने रिसेंटली सजेस्ट किया है यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है, एआई को, ताकि जो गॉजिंग होता है या जो हमारा नेटवर्क क्वालिटी है उन सबको देखा जा सके प्रिलिमिनरी स्टेज में ही, इनिशियल स्टेज में ही, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एन इरेगुलर गैलेक्सी, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, या आप साइंस एंड टेक भी बोल सकते हैं, वो टॉपिक है। इरेगुलर गैलेक्सी को हम समझेंगे। तो इरेगुलर गैलेक्सी मतलब क्या है, ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, जैसे मोस्टली जो गैलेक्सीज होती है वो स्पाइरल होती है या एलिप्टिकल होती है, वैसा नहीं है ये इरेगुलर। इसका कोई शेप आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये डॉर्फ मतलब बोना आप बोल सकते हैं, 100 मिलियन टाइम्स ऑफ सन मास भी हो सकता है, या फिर ये 10 बिलियन सोलर मासेस भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें एब्यूडेंट अमाउंट ऑफ गैस एंड डस्ट है। ये न्यूज में क्यों रहा, ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, हबल स्पेस टेलीस्कोप कौन सा है, जिसको नासा ने डेवलप किया था और इसका नाम रखा था एडविन हबल, जो उसके अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है उसके नाम पे। तो ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने अभी रिसेंटली एक इमेज कैप्चर किया है ऐसे ही एक इरेगुलर गैलेक्सी का, जिसका नाम दिया गया ESO 360, ठीक है, जो कि 287 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और किस कॉन्स्टलेशन में ये बिलोंग करता है, तो इराडेनस में ये बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, NESIDS, ठीक है, नेसेट्स। तो इसको हम समझते हैं ये स्कीम के तहत पे है। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड था। तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे कंट्री का, उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कनेक्ट किया जाए, और उसका जो डेवलपमेंट है वो सिम्बोसिस में चले पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। तो इसको लेके हम इस स्कीम को समझेंगे। तो बेसिकली ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि 2017 में ही लॉन्च किया गया था, और ये 100% फंडेड भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये क्या चीज से रिलेटेड ये स्कीम है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ वाटर सप्लाई हो गया, पावर हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, या अगर आपको टूरिज्म को एनहांस करना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का एजुकेशन एंड हेल्थ इंप्रूव करना है, उससे रिलेटेड जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पे ये स्कीम ध्यान देती है, ठीक है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का अगर देखा जाए, तो जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, उन उनमें जो एक जो गैप है रेस्ट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड, उसको फिल करने के लिए या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक। ये न्यूज में क्यों रहा, न्यूज में रहने का ये रीजन था कि जो हमारी कैबिनेट है उसने रिसेंटली ग्रांट कर दिया है, ठीक है, क्या चीज को, तो ये जो हमारा स्कीम है NESIDS जो 2017 में लॉन्च हुआ था उसको एक्सटेंशन दे दिया है, और प्लस सैंक्शन कर दिया एक बजट भी 8,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, 8,000 करोड़ रुपए का, ताकि इस सेक्टर में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। तो स्टूडेंट बस हमारा यही था आज का जितना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया हो। ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।